Good morning and hello everybody. Welcome in Observer IAS platform. Myself डॉक्टर ओमकार नाथ. हम लोग बातचीत कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर. मेंस में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स होंगे, कैसे चीज़ों को तैयार करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर का डिस्कशन कैसे होगा, जो नए साल के क्वेश्चन बन रहे हैं खासकर यूपीएससी में, आईएएस में और स्टेट सिविल सर्विसेज में, इनके पैटर्न में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आंसर राइटिंग कैसी करनी है, लास्ट 5 इयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, इन सारे मुद्दों की हम लोग आज चर्चा करेंगे. लेकिन इन सारे मुद्दों की चर्चा करने के पहले टॉपिक्स कैसे बनते हैं इस चीज़ को डिस्कशन करने के लिए हम एक क्वेश्चंस को ही सामने रखते हैं. सामने रखने के पीछे कारण ये है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जो इनका ट्रेंड है उनको चीज़ों को समझना है. जैसे अगर आप बात करें तो आजकल हिस्ट्री में बी.डी. सावरकर बहुत चर्चे हैं. गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर भी लगातार प्रश्न चिन्ह बन रहे हैं. और आज जैसे अंबेडकर जयंती है तो गांधी वर्सेस अंबेडकर के ऊपर भी लगातार बन रहे हैं. लेकिन एक सिविल सर्विसेज में बहुत बार सवाल आ चुका है कि गांधी जी और नेहरू जी के विचारों में आइडियोलॉजिकल क्या क्या सिमिलरिटीज मतलब समानता थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे. मतलब गांधी जी के शिष्य नेहरू जी माने जाते थे. कहाँ कहाँ नेहरू जी गांधीयन फिलॉसफी को या गांधीयन आइडियोलॉजी से इफेक्टेड थे या प्रभावित थे और कहाँ कहाँ नहीं थे. ये सवाल दर्जनों बार आ चुका है. अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे. अब होता क्या है कि बच्चे लोग किताब उठाते हैं विपिन चंद्र की या एनबीटी की और अंडरलाइन करना शुरू कर देते हैं. टीचर्स भी उनको पॉइंट्स लिखा के रटाना शुरू करते हैं. ये थोड़ा सा पढ़ने का और पढ़ाने का ट्रेडिशनल तरीका है जो खासकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इतना इफेक्टिव नहीं होता. सबसे पहली बात, पहले इन चीज़ों को समझें कि अगर गांधी जी और नेहरू जी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी एनालिसिस करिए. ध्यान रखिए कि आईएएस में हमेशा क्वेश्चन 200 शब्दों में आते हैं और स्टेट सिविल सर्विसेज में शॉर्ट नोट्स भी आते हैं. और शॉर्ट नोट्स नहीं आए तो आपको ये 600 शब्दों में लिखना है. अब 600 शब्दों में बड़ा क्वेश्चन और आईएएस में 200 शब्दों में छोटा क्वेश्चन, टॉपिक एक है. यही सबसे बड़े चैलेंज है खासकर हिस्ट्री के मेंस के स्टूडेंट्स को कि उसमें वो क्या लिखेंगे. अब जब भी बात होती है तो सबसे पहले अप्रोच होता है कि भाई हमें लिखना क्या है या चीज़ों को समझना क्या है. तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले ये हमारे जैसे कोच और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ भी पढ़ाने के पहले वो पॉइंट्स लिख के बताए कि भैया ये तुम्हारा एक क्वेश्चन का मैटर है और इसमें से तुम्हें पढ़ना क्या है, खोजना क्या है. अब हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस से हमने सबसे पहले डाला कि ये दोनों लोग की किस चीज़ से इफेक्टेड रहे. ठीक है, ये दोनों लोग का जो फिलॉसफिकल बेस है वो क्या है. फिर आते हैं क्या कि जो गांधी का जो मेजर थ्योरी है उससे नेहरू कहां तक प्रभावित थे. तो सबसे पहली थ्योरी आती है अहिंसा. रिलीजन को लेके गांधी जी की सोच क्या थी और नेहरू जी की सोच क्या थी. जैसे फॉर एग्जांपल गांधी अहिंसा में विश्वास करते हैं, नेहरू अहिंसा में कोई विश्वास नहीं रखते. गांधी रिलीजन को लाइफ का दूसरा पार्ट मानते हैं, नेहरू कोई पार्ट नहीं मानते हैं. गांधी वेस्टर्न सभ्यता के अगेंस्ट रहे हैं, नेहरू टोटली वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पक्षधर रहे या उसके पक्ष में रहे. इंडस्ट्रियलाइजेशन को गांधी जी गलत मानते थे और मानते थे कि रूरल बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए और नेहरू जी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सही मानते थे. गांधी जी कहते थे कि जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्स है उसी को हम यूटिलाइज करें और अपना डेवलपमेंट करें. वहीं पर नेहरू जी का कहना था कि नहीं, बाहर से टेक्निकल लेकर के आओ, बाहर से चीज़ों को लेकर के आओ, कारखाने लगाओ और उससे डेवलपमेंट करना चाहिए. अर्थात गांधी जी के विपरीत नेहरू जी हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष थे. वहीं पर गांधी जी लघु उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्रीज के पक्षधर थे. दूसरा, राज्य का स्वरूप. नेहरू जी एकदम यहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और गांधी जी कहते हैं कि राज्य का स्वरूप डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे तक विभाजित होनी चाहिए, या ये कहिए कि पंचायतों के हाथ में, गांव के हाथ में सत्ता होनी चाहिए. नेहरू जी यहाँ पर कोई स्पष्ट क्लेरिफिकेशन नहीं देते. नेशनलिज्म. गांधी जी कहते हैं कि बिना धर्म और बिना संस्कृति के राज्य कोई मायने नहीं रखता. नेहरू जी कहते हैं कि भाई धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए.
अब देखिए ये सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि बीजेपी या भाजपा जैसी जो भी पार्टियां हैं वो भारतीय संस्कृति की बात खूब करती हैं, गांधी भी करते थे, बट गांधी की फिलॉसफी में और बीजेपी फिलॉसफी में बहुत अंतर है, उसकी चर्चा फिर कभी बाद में। लेकिन यहाँ पर नेशनलिज्म को लेकर के दो लोगों के व्यूज़ को हमने बातचीत की इंटरनेशनल लेवल पर। गांधी जी कोई विशेष बात यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेहरू जी की पूरी एक फिलॉसफी है पंचशील या गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, भारतीयता, नेहरू जी कहीं से भी भारतीयता के पक्ष में नहीं है। खुद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं अपने विचारों से ईसाई हूँ, जन्म से हिंदू हूँ, संस्कारों से मुस्लिम हूँ। लेकिन गांधी जी शुद्ध रूप से अपने आप को हिंदू कहते हैं, भारतीय कहते हैं, और उनके अनुसार रघुपति राघव राजा राम, फिर उसके बाद ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, मतलब है उनका। गांधी जी का समाजवाद पे कोई विश्वास नहीं है, पूरे नेहरू सोशलिज्म के पक्षधर हैं। गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र ऊपर से नीचे तक होना चाहिए, नेहरू जी सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक के पक्षधर नजर आते हैं। पंचायती राज पर नेहरू जी कुछ नहीं बोलते हैं, पंचायती राज पर गांधी जी खुल के बोलते हैं। नेहरू के अनुसार गांव पिछड़ेपन, दकियानूस और गंवार लोगों का एक एरिया है, और गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा गांव में बसती है। ठीक है, उसी तरह अगला पॉइंट ये है कि गांधी जी रूरल इंडिया के पक्ष में थे, लेकिन नेहरू जी रूरल इंडिया के टोटली अगेंस्ट में थे। ठीक उसी तरह गांधी जी इंडिया के बेस पर या भारत की संस्कृति के ऊपर गुरुकुल शिक्षा के हिमायती थे, नेहरू टोटली वेस्टर्न शिक्षा के पक्षधर थे। पंथ निरपेक्षता पर गांधी जी ने कोई विशेष बात नहीं कही है, लेकिन नेहरू ने सेकुलरिज्म के ऊपर मोटी मोटी किताबें या मोटे मोटे स्टेटमेंट के ऊपर अपनी बातें कही है। ठीक उसी तरह अब जब कंक्लूड करेंगे तब आप कहेंगे कि गांधी जी के शिष्य तो थे, उत्तराधिकारी भी थे, लेकिन कई सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तत्व देखे जा सकते हैं। सही मायनों में तो देखा जाए तो गांधी जी की सारी फिलॉसफी को नेहरू जी ने उलट करके रख दिया, या ये कहिए धकिया दिया, या ये कहिए छोड़ दिया। बट जब आप आईएएस का उत्तर लिखते हैं तब आप इस तरह के उग्र और सच्ची बातों को नहीं लिखेंगे। अब आपके सामने ये सारी चीजें रहेंगी कि इतने पॉइंट्स पर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। मैंने आपको लेक्चर दे दिया, फिर आपके पास एक प्रिंटेड मैटर पहुंच गया, और आप इस लेक्चर के अनुसार उस प्रिंटेड पॉइंट को अंडरलाइन करें, और आपका मैक्सिमम 10 मिनट में एक टॉपिक तैयार। जब ये कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा और पिछले 10 सालों के जितने सारे पेपर रहेंगे वो सामने रहेंगे, और आप इसको पढ़ने के बाद बार बार सोचेंगे और चीज़ों को अंडरलाइन करके खुद पढ़ेंगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मैक्सिमम बच्चे जो एग्जाम में लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ अहिंसा 3-4 पॉइंट होती है। एक तो अहिंसा रहेगा, रिलीजन रहेगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही 4 पॉइंट्स लिखते हैं। लेकिन आप भारत सरकार की ही किताब एनबीटी को उठा करके पढ़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट दिए हैं। अब ये बताइए कि एनबीटी की किताब में 16 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, और आप सिर्फ 3 से 4 प्रश्न पत्र में डिफरेंसेस लिखते हैं, तो मार्क्स कितने मिलेंगे? हमारे जैसे कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जैसे कोच अपने 10 साल के एजुकेशन जो भी एक्सपीरियंस लिए आपको टू द पॉइंट चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। बेस्ट मैटर क्या होता है वो चीज़ें आपको बताते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कशन करते हैं, और एक शॉर्ट टर्म में टॉपिक्स क्या हो सकता है वो आपको डिलीवर्ड करते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 महीने में कोर्स को कंप्लीट करना और टू द पॉइंट चीज़ें अरेंज कराना, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे जैसे कोच आपको उपलब्ध करा रहे हैं। उम्मीद है कि हिस्ट्री मेंस के इस पहले सेक्शंस में मैं अपनी बात आपको बताने में थोड़ा बहुत तो सफल हुआ। अपने अगले क्लास में फिर हम एक हिस्ट्री के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।